हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी फॉर ऑल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। और पिछले वीडियो में हमने भूकंप और सुनामी पर बात की थी, जो प्लेट टेक्टोनिक्स की जो श्रृंखला चल रही थी उसका अंतिम वीडियो था। आज से हम भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर बात करेंगे, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। और इसको मैंने इस टॉपिक को कई छोटे छोटे वीडियोस में बांटा है और आज उसका पहला वीडियो है, तो इस पर आगे बढ़ते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या है? सबसे पहले भू आकृतिक, भू भू यानी कि पृथ्वी, और आकृति यानी कि जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उनके बारे में अध्ययन करना। और भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो हैं वो जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भू आकृति विज्ञान क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी, जियो यानी भूमि, मॉर्फोलॉजी यानी कि आकार। तो जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? स्थलाकृतियों की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन है। स्थलाकृतियों की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन। तो और ये स्थलाकृतियां कैसे बनती हैं? ये बनती है भू आकृतिक प्रक्रियाओं से। तो इन्हीं भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये उसका एक सामान्य सा एक इसका ओवरव्यू आज हम देखेंगे क्या होता है। तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या हैं? भू आकृतिक प्रक्रियाएं धरातल पर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे वो चट्टान हो, मिट्टी हो या और भी कोई पदार्थ हो, उस पर कई तरह के बल काम करते हैं और उन बलों के फलस्वरूप ही पृथ्वी पर स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्थलाकृतियां जो हैं वो 3 लेवल्स की होती हैं। 3 लेवल्स की होती हैं। एक लेवल 1 जो सबसे बड़े बड़े स्केल पर जिन स्थलाकृतियों की पहचान की जा सकती है, जिसमें कि महाद्वीप और महासागर आते हैं। सबसे बड़े स्तर की स्थलाकृतियां यही हैं, महाद्वीप और महासागर। तो ये है लेवल 1। और लेवल 2 क्या है? जो पर्वत, पठार, मैदान पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, ये सेकेंड लेवल की स्थलाकृतियां हैं। और लेवल 3 क्या है? जो छोटी छोटी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जो विभिन्न जो बलों के द्वारा निर्मित होती हैं, उनको हम लेवल 3 के स्तर की स्थलाकृतियां कहते हैं। तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या है? भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर मुख्य रूप से 2 प्रकार के बलों का प्रभाव पड़ता है। एक जैसे यहाँ पर है, एक जो है अंतर्जात बल है, अंतर्जात बल, और दूसरा बहिर्जात बल। अंतर्जात बल, जिसको इंग्लिश में हम एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, और बहिर्जात बल को एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। एंडोजेनेटिक फोर्स अंदर से लगती है, पृथ्वी की सतह, यहाँ पृथ्वी की सतह है तो इसके अंदर से जो बल लग रहा है उसको अंतर्जात बल कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स। और बाहर से जो बल लग रहा है उसको हम एक्सोजेनिक या बहिर्जात बल कहते हैं। और इन्हीं दोनों बलों की अंतर क्रिया का परिणाम है विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण। तो धरातलीय और ये बल जो है और ये अंतर क्रिया जो है वो किस पर काम करती है? धरातलीय पदार्थों पर। और इसमें किस तरह की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं? भौतिक और रासायनिक। तो धरातलीय पदार्थों पर अंतर्जात और बहिर्जात बलों द्वारा भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूपटल के विन्यास में हुए परिवर्तनों को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्जात बल। अंतर्जात बल जो पृथ्वी की सतह के नीचे से लग रहा है, पृथ्वी की सतह पर। और इसका काम क्या है? इसका काम है, अंदर ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ से अंतर्जात बल लग रहा है। इसका काम है पृथ्वी पर असमानताओं का निर्माण करना।
पृथ्वी की सतह का उत्थान करता है यह बल, या भूभागों का निर्माण करता है और भूपटल पर असमानताओं का सृजन करता है। तो जहाँ भी अंतर्जात बल लगेगा, ये पृथ्वी की सतह अंतर्जात बल लगेगा, वहां पर असमानताओं का निर्माण होगा। और बहिर्जात बल क्या करता है? पृथ्वी की सतह पर उच्चावचों के निम्नीकरण और अधिवृद्धि का काम करता है। यानी कि ये पृथ्वी की सतह है, अंतर्जात बल लगा और इस तरह से असमानताओं का निर्माण हुआ। कुछ भाग उभरे हुए रह गए, कुछ भाग जो है नीचे धंसे हुए रह गए। तो अब बहिर्जात बल का काम आरंभ होगा, बहिर्जात बल अपना काम शुरू करेगा। तो ये क्या करेगा? जो उभरे हुए भाग हैं, इनकी घिसाई, इनकी काट छांट, तोड़फोड़, और जो इस तोड़फोड़ से जो पदार्थ मिले, जो पदार्थों का इससे प्राप्ति हुई, उसको जो है वो ये जो निम्न भाग है यहाँ पर निक्षेपित करना आरंभ करेगा। तो ऊंचे भागों को काटना और निचले भागों को भरना। तो इस तरह से ये एक समतल स्थापक बल के रूप में काम करता है बहिर्जात बल। यानी कि अंतर्जात बल असमानताओं का निर्माण कर रहा है और बहिर्जात बल क्या कर रहा है कि इसको समतल करने का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये बहिर्जात बल जो है वो किन तत्वों के माध्यम से काम करता है? कौन कौन से तत्व जो हैं इस काम में शामिल होते हैं? तो इसमें शामिल होते हैं वायु, जल, हिम और सागरीय तरंगे। ये इन्हें कहा जाता है बहिर्जात तत्व या जियोमॉर्फिक एजेंट्स, जो कि समतल करने का काम करते हैं और तरह तरह की स्थलाकृतियों के निर्माण में सहायक होते हैं। और इन सभी में एक कॉमन बात है, एक सामान्य गुण ये है वायु, जल, हिम और सागरीय तरंग में कि ये इनमें मूवमेंट है, इनमें गति है। अगर इनमें गति नहीं होगी तो ये बहिर्जात तत्व के रूप में काम नहीं कर पाएंगे और समतल स्थापक बल के रूप में भी काम नहीं कर पाएंगे। ये तोड़फोड़, काट छांट, घिसाई जो है ये तभी संभव है जब इन तत्वों में गति होगी और इस तरह से एक अपना काम जो है ये सुचारू रूप से करते जाते हैं। और इसी कारण से धरातलीय पदार्थों के अपर्दन और परिवहन का काम करने में सक्षम होते हैं। धरातलीय पदार्थों का अपर्दन होता है, यानी कि उसको जो टूट फूट से जो पदार्थ प्राप्त हुए उनका परिवहन होता है, यानी उसमें मूवमेंट करते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और उसको कहीं पर निक्षेपित कर देते हैं। और इन कारकों की गतिशीलता का कारण क्या होता है? ये गतिशील क्यों होते हैं? ये गतिशील होते हैं क्योंकि इनको स्लोप ग्रेडियंट मिलता है। स्लोप ग्रेडियंट, ढाल प्रवणता, इसका अर्थ ये है कि कहीं पर अगर असमानताएं हैं तो यहाँ पर ये ढाल है। जैसे ये चित्र है, इसमें ये ढाल है। अगर समतल स्थान होगा, कोई भी समतल भूभाग होगा, तो वहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ढाल होती है। तो ढाल होने के कारण पदार्थों का परिवहन होता है और पदार्थों का अपर्दन होता है और निक्षेपण होता है। तो इस तरह से समतल स्थापक बल के रूप में कार्य कर पाते हैं सिर्फ ढाल प्रवणता के कारण। और इसी के सहारे पदार्थों का अपर्दन होता है और निम्नवर्ती भागों में निक्षेपण का काम होता है। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ से ये अपर्दन होगा और ये जो निम्न भाग है यहाँ पर निक्षेपण का काम होगा। ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें कि पूरा जो ये भू आकृतिक जो प्रक्रिया चलती है, भू आकृति के निर्माण की प्रक्रिया चलती है और उसमें जितने तरह के बल सम्मिलित होते हैं
उनको उनका एक वर्गीकरण किया गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी पर हम इसी को फॉलो करते हुए आगे हम एक एक पार्ट को देखते जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले भूपटल पर कौन कौन से परिवर्तनकारी बल हैं? दो हैं मुख्य रूप से। पहला अंतर्जात बल और दूसरा है बहिर्जात बल। तो पहले अंतर्जात बल को देखते हैं। अंतर्जात बल को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है आकस्मिक बल और दूसरा है पटल विरूपणी बल। अब इसको एक एक करके देखते हैं। आकस्मिक बल क्या है? सडन, जो आकस्मिक होता है, जिसको जो कुछ क्षणों में या कुछ मिनटों में ही जो प्रक्रिया हो जाती है, जैसे कि ज्वालामुखी है, भूकंप है, भूस्खलन है, वोल्केनो, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। तो इसको होने में कुछ मिनटों का समय लगता है, कुछ सेकंड्स का भी समय लगता है। और हमारे भूपटल पर बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कुछ सेकंड्स में ही बहुत अधिक परिवर्तन दिखने लगते हैं इन प्रक्रियाओं के बाद। दूसरी ओर पटल विरूपणी बल है, इसको डायस्ट्रोफिक फोर्स कहते हैं। तो पटल विरूपणी बल क्या है? पटल यानी कि भूमि की सतह, पटल विरूपणी, विरूपण करना यानी कि परिवर्तन करना। तो पटल विरूपणी बल यानी कि पृथ्वी की सतह को परिवर्तित करने वाला बल। लेकिन ये बल जो है ये मंद गति से काम करता है, स्लो फोर्स है, और बहुत बार ये काम कर रहा है ये भी पता नहीं चलता है। तो ये मंद गति से होने वाला से काम करने वाला बल है। इसको दो भागों में इसको भी बांटा गया है। एक है महाद्वीप निर्माणकारी बल और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। तो महाद्वीप निर्माणकारी बल क्या है? जिस बल से महाद्वीपों का निर्माण होता है। और महाद्वीपों का निर्माण होता है, इसमें दो तरह के बल इन्वॉल्व होते हैं। एक ऊपरी मुखी बल, अपवर्ड फोर्स, और एक अधोमुखी बल यानी कि डाउनवर्ड फोर्स। तो ऊपरी मुखी बल ये ऊपर की ओर लगता है और अधोमुखी बल ये नीचे की ओर लगता है। ऊपरी मुखी बल में क्या होता है कि जो कोई एक क्षेत्र जो है वो अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊपर उठ जाता है टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण। तो वहाँ पर फिर भूभाग नए भूभागों का निर्माण होता है। तो ये ऊपरी मुखी बल है। और दूसरी ओर अगर कोई भूभाग जो है वो अपने आसपास के क्षेत्र से नीचे धंस जाता है तो अधोमुखी बल वहाँ पर काम कर रहा है। और अधोमुखी बल के कारण आसपास के क्षेत्र से कोई भाग नीचे धंस जाता है तो इसको अधोमुखी बल कहते हैं। अब दूसरा इसका वर्ग है पटल विरूपणी बल का दूसरा वर्ग क्या है? पर्वत निर्माणकारी बल। इसको ओरोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। और पर्वतों का निर्माण इस बल के कारण होता है। और पर्वतों के निर्माण को प्रभावित करने वाले बलों को भी दो भागों में बांटा गया है, तनाव और संपीड़न। तनाव यानी टेंशन और संपीड़न यानी कि कंप्रेशन। तनाव जैसा कि हमने प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी में देखा है, तनाव जहाँ पर दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो यहाँ पर तनाव की स्थिति पैदा होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, तीन तरह का प्रभाव पड़ सकता है तनाव के कारण। एक हो सकता है भ्रंश, एक हो सकता है चटकन और एक हो सकता है दरार। भ्रंश जो है वो ज़्यादा बड़ा प्रभाव पड़ता है तनाव के कारण, ये फॉल्ट प्लेन बन जाता है। और चटकन क्या है? क्रैकिंग। क्रैकिंग जो है इसका छोटा रूप है, भ्रंश का छोटा रूप हो गया क्रैक। कहीं पर चट्टानों में क्रैक आ गया। और दरार जो है वो सबसे बारीक प्रभाव है टेंशन का, तनाव का। अगर कहीं पर तनाव है किसी क्षेत्र में, किसी भूभाग में, तो बारीक दरार फ्रैक्चर पड़ जाती है। तो वो जो है मतलब वो हो सकता है कि दिखे भी नहीं लेकिन चट्टानों में दरार पड़ जाती है। तो ये सबसे बारीक प्रभाव होता है तनाव का। दूसरी ओर संपीड़न भी दो तरह का हो सकता है। कंप्रेशन का प्रभाव दो तरह से हो सकता है, एक हो सकता है वलन और एक हो सकता है समवलन। वलन क्या है? जहाँ पर दो प्लेट्स एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो यहाँ पर कंप्रेशन होता है, संपीड़न होता है।
दोनों तरफ से दबाव पड़ता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो सेडिमेंट्स हैं इनमें मोड़ पड़ जाते हैं और वलन होता है, इस तरह से मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरी ओर संवलन क्या है, संवलन है कि एक विस्तृत क्षेत्र में अगर ये मोड़ पड़ते हैं तो विस्तृत क्षेत्र में पड़ने वाले मोड़ों को कहते हैं संवलन या वार्पिंग। तो विस्तृत मोड़ों को, विस्तृत वलनों को संवलन कहते हैं। अब आते हैं बहिर्जात बल पर। बहिर्जात बल कैसे काम करता है, अनाच्छादन के माध्यम से काम करता है। अनाच्छादन यानी कि डेन्यूडेशन, और डेन्यूडेशन में अपक्षय की प्रक्रिया भी शामिल है और अपर्दन की प्रक्रिया भी शामिल है। अपक्षय क्या होता है कि कोई चट्टान है और उसमें टूट फूट हुई और इससे टूटा फूटा पदार्थ जो है वो गिर करके वहीं पर पड़ा रह गया, तो ये हो गया वेदरिंग, अपक्षय। और फिर बहिर्जात तत्व अपना काम आरंभ करते हैं और इनका परिवहन करते हैं। इन टूटे फूटे पदार्थों का परिवहन आरंभ होता है, एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाते हैं। तो जब ये टूटे फूटे पदार्थ जो है, अपक्षयित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अपर्दन। अपर्दन यानी कि इरोजन। तो जब इस अपक्षयित पदार्थ में गति आरंभ होती है तो इसको कहते हैं अपर्दन। ये हो गया अपक्षय और अपर्दन, और इन्हीं प्रक्रियाओं के मिले जुले प्रभाव से अनाच्छादन होता है। और इसमें ये अपक्षय जो है ये फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो कई तरह के अपक्षय होते हैं, इसको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो है ये हमने आज पढ़ा कि क्या होते हैं भूआकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं। उसके बाद अंतर्जात बल। अंतर्जात बल क्या करता है, असमानताओं का निर्माण करता है। उसके बाद बहिर्जात बल अपना कार्य करना शुरू करते हैं, और बहिर्जात बल जो है वो बहिर्जात तत्वों के माध्यम से काम करता है। वायु, जल, हिम, सागरीय तरंग, वायु, बहता जल, बहता हिम यानी ग्लेशियर, और सागरीय तरंगे। और ये जो है अपर्दन परिवहन करती हैं, अपर्दन करती हैं, निक्षेपण करती हैं। इस तरह से तरह तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और बहिर्जात बल जो है वो अपना काम कैसे कर पाते हैं, क्योंकि इन्हें ढाल मिलती है, ढाल प्रवणता के कारण ये अपक्षयित पदार्थों का अपर्दन कर पाते हैं, निक्षेपण कर पाते हैं। तो इस तरह से ये सब प्रक्रियाएं इनमें शामिल होती हैं। और इस तरह से ये हमने इस फ्लो चार्ट में सारे बलों को देखा और उनका वर्गीकरण भी देखा। तो ये अब आगे हम अगले वीडियो में अंतर्जात बल पर बात करेंगे, अंतर्जात बल पर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन छोटे छोटे वीडियोस में हमने इसको बांटा है, तो जिससे आपको देखने में ज़्यादा समय ना लगे। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, उस पर मैं ध्यान दूंगी। और तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video।